नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एडवर्ड नेल्सन ने कहा था कि वाटरलू के मैदान में उसे सफलता नहीं मिलती अगर ईटन के मैदान में खेलों के माध्यम से उसको प्रशिक्षण नहीं मिला होता। खेल हमारे जीवन में उतने ही प्राचीन है जितनी प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्ता है मानव इतिहास की। कुछ खेल ऐसे हैं जो काफी प्राचीन हैं, जिन्हें क्लासिकल या पारंपरिक खेल, लोक खेल के नाम से हम जानते हैं। वहीं आज के जमाने में अगर देखा जाए तो बहुत से नए खेल भी इस श्रेणी में शुमार हो चुके हैं। आज एक ऐसे ही पारंपरिक खेल की हम चर्चा करेंगे जो पशु केंद्रित है। पशुओं का हमारे समाज में ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव इतिहास के साथ पशुओं का संबंध हमसे जुड़ा हुआ है। एक समय था जब पशुओं का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के केंद्र में होता था, अर्थव्यवस्था के केंद्र में थे पशु। वहीं क्रीड़ा और मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इनका महत्व कम नहीं था। ऐसा ही एक खेल जो कि हमारे कर्नाटक राज्य का है, लोक खेल कंबाला, जिसका जिक्र आपके सामने करेंगे। ये एक क्लासिक है, एक लोक खेल है। कुछ दिनों पहले इस तरह के पशु केंद्रित कुछ खेल खासा चर्चा में थे, ये फिर से चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्या है खबर, इसके सापेक्ष आज की हमारी यह बातचीत केंद्रित होगी। तो कंबाला हमारे केंद्र में है, खबर को देखेंगे, खबर के बाद हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। फिर देखेंगे क्या है यह कंबाला दौड़, इस खेल के संदर्भ में कुछ ऐसी जानकारी जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अन्य खेल इससे संबंधित जो पशु केंद्रित खेल हैं, जो कि हालिया किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे, उस पर भी हम विचार करेंगे। फिर इनको लेकर क्या विवाद हुआ था, उन विवादों की पृष्ठभूमि में जाएंगे और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है उस पर भी विचार करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। जीएस प्रश्न पत्र 1 और 3 दोनों लिहाज से यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करें चर्चा में क्यों है, उससे पहले हम खबर देख लें। खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु होस्ट कंबाला रेसेस, व्हाट इज द कर्नाटका फोक स्पोर्ट एंड व्हाई वाज इट बैंड अर्लियर। कर्नाटका का यह लोक खेल कंबाला क्या है और हाल ही में इसको क्यों बैन किया गया। सबसे पहले देखें कि यह चर्चा में क्यों है। चर्चा में कुछ दिनों पूर्व इस तरह के पशु केंद्रित खेल थे, उसके बाद हाल में यह चर्चा में इसलिए है, न्यायपालिका से होकर इसकी यात्रा चली, इस वजह से भी ये चर्चा में बने रहे। साथ ही उनके विवादों के अलावा हाल ही में 25 और 26 नवंबर को इन खेलों का आयोजन कर्नाटका में किया गया। इन खेलों में विशेष रूप से जो कर्नाटका राज्य से संबंधित खेल है, इसका आयोजन, जिसकी बात हम कर रहे हैं, कंबाला का आयोजन किया गया 25-26 नवंबर को। आपको बता दें कि इन खेलों का आयोजन विशेष रूप से कंबाला के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो नवंबर के इसी द्वितीय सप्ताह से लेकर और हम आगे चलें तो अप्रैल माह तक इसका आयोजन होता रहता है। क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में एक बॉलीवुड में मूवी आई थी जिसका नाम था कंतारा, 2022 में यह मूवी आई थी, उसमें भी इस खेल को दिखाया गया। आप पीछे ये चित्र में देख सकते हैं। इस वजह से भी ये फिर से चर्चा में बना, सुर्खियों में आया और हाल ही में इसका आयोजन होने के कारण फिर से ये चर्चा में आया। न्यायपालिका को लेकर जो विवाद रहते हैं उस वजह से भी इसकी चर्चा होती रहती है। अब हम सबसे पहले ध्यान दें कि क्या है यह कंबाला दौड़। वास्तव में आपको बताया गया कि खेल दो तरह के होते हैं, एक तो आधुनिक खेल और एक क्लासिकल खेल, अर्थात जो लोक खेल हैं, जो सांस्कृतिक रूप से एक परंपरा के तहत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहे हैं। इसकी ऐतिहासिकता की बात की जाए तो तकरीबन 700 वर्षों पुराना इसका इतिहास है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ हस्तांतरित होता रहा है। जब पहली फसल तैयार हो जाती है तो धान के खेत में उस फसल के कटने के बाद वहां पर उसी खेत के कीचड़ में भैंसों को लेके ये एक दौड़ आयोजित की जाती है जिसको कंबाला कहा जाता है। और बेसिकली यह तटीय कर्नाटक जिलों में विशेष रूप से उडुपी और दक्षिणी कन्नड़ क्षेत्र में आयोजित की जाती है। मैप में आप देखें तो ये उडुपी है और ये दक्षिणी कन्नड़ है। विशेष रूप से ये यहीं पर इस खेल का आयोजन होता था, इन्हीं दो जिलों में। लेकिन जब से इसको मूवियों में थोड़ा सा लोकप्रियता मिली तो कर्नाटक के अन्य हिस्सों में भी इसका आयोजन अब होने लगा है। अगर आगे हम बात करें तो परंपरा के अगर इसकी देखें, परंपरागत रूप से इसका आयोजन जो था वो गैर प्रतिस्पर्धी था, अतः अर्थात एक प्रतिस्पर्धा के रूप में, कंपटीशन के रूप में इसका आयोजन नहीं कराया जाता था। लेकिन किस लिए कराया जाता था, तो जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए, ईश्वर को या देवताओं को धन्यवाद देने के प्रतीक के रूप में इसका आयोजन कराया जाता था और इन भैंसों को इस कीचड़ वाले खेत में दौड़ाया जाता था। लेकिन बाद में इसने एक प्रतिस्पर्धा का रूप लिया, एक कंपटीशन का रूप लिया। साथ ही कुछ परिवारों में, कुछ विशेष समूहों में यह प्रचलन है। वो कौन से परिवार हैं,
तो इसमें विशेष रूप से हम देखेंगे बंट समुदाय है जो कि इन्हीं तटीय क्षेत्रों में रहता है, जहां पर उडुप्पी और दक्षिणी कन्नड़ हिस्सा है। इस बंट समुदाय में इसका प्रचलन था। साथ ही तुलुआ जमींदारों की बात करें जो कि तुलु भाषा बोलने वाले लोग हैं, मूल रूप से तुलु भाषा बोलने वाले वक्तागण का जो समूह है, उन लोगों में इस खेल का प्रचलन था। अब इस खेल में भी कई श्रेणियां हैं। आप देखेंगे तो इसमें 4 श्रेणियां हैं। इसमें होता यह था कि ये आप देखें इस तस्वीर को, यहाँ पर जो भैंसें होती हैं इनको दौड़ाया जाता है और 4 तरीके से ये दौड़ होती है। जिसमें पहली श्रेणी की अगर बात करें तो नेगीलू शैली श्रेणी है, जिसमें इन भैंसों के पीछे हल को बांध दिया जाता है और फिर से ये दौड़ की प्रतियोगिता होती है। दूसरी श्रेणी में हग्गा या रस्सी आप देखेंगे इस तस्वीर में, ये व्यक्ति रस्सी पकड़ा हुआ है, तो दोनों भैंसों से रस्सी बांध के उसको पकड़ता है और दौड़ लगाई जाती है। तीसरी श्रेणी में क्या होता है कि इसके पीछे एक क्षैतिज रूप से एक फट्टी जैसी संरचना बांध दी जाती है जिसको अड्डा हलेज कहा जाता है। और चौथी श्रेणी में केन हालेज कहा जाता है। केन हालेज में भी ऐसी ही क्षैतिज एक लकड़ी की संरचना होती है जिसमें 2 छेद होते हैं, और चूंकि ये कीचड़ में गतिशील होता है, तेजी से कीचड़ में आगे बढ़ते हैं, भैंसें दौड़ती हैं, तो उस छेद के माध्यम से जो पीछे से फव्वारे निकलते हैं, उस फव्वारे की ऊंचाई के आधार पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये इस खेल के संबंध में कुछ तथ्य थे। अगर बात करें इसी पशु आधारित जो खेल हैं, इसमें कुछ अन्य खेल भी हैं जो कि विवादों के घेरे में रहे, एक नजर उनके ऊपर भी डालते हैं। इस खेल को आपने अखबारों की सुर्खियों में बहुत पढ़ा होगा, जल्लीकट्टू। तो एक नजर जल्लीकट्टू पर डालें तो ये भी एक पारंपरिक खेल है। ये विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन होता है और इसकी परंपरा की अगर बात करें तो ये 2000 वर्ष पुराना है। साथ ही जनवरी के दूसरे सप्ताह में जो पोंगल का त्योहार होता है, पोंगल का त्योहार भी बेसिकली फलों के पकने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है जो तमिलनाडु में होता है। इसमें 4 दिन तक ये उत्सव चलता है और इसमें जो तीसरा दिन होता है, पहले, दूसरे और तीसरे, जो तीसरा दिन होगा उस दिन को पशुओं के लिए समर्पित किया जाता है और उसी दिन ये जल्लीकट्टू के खेल को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो नेचर है वो भी प्रतिस्पर्धात्मक है, अर्थात कॉम्पिटिटिव खेल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, खेला जाता है। इसमें क्या होता है तो स्थानीय भाषा में इसको तुलु कहते हैं। बेसिकली जली का मतलब होता है सिक्के की थैली और कट्टू का मतलब होता है बैल का सींग। अब इन दोनों शब्दों से ही आप समझ सकते हैं कि सिक्के की थैली को बैल के सींग में बांध दिया जाता है और इसको समूह में छोड़ दिया जाता है। जो व्यक्ति इस सिक्के की थैली को ले लेगा, उतार लेगा, वो विजेता हो जाता है। इस प्रकार से ये जल्लीकट्टू का एक खेल है, काफी इसमें जोखिम होता है, इसको देख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक अन्य खेल है जिसको बैलगाड़ी दौड़ कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है तो विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब और हरियाणा, केरल जैसे राज्यों में इसका प्रचलन है और यह भी एक पारंपरिक खेल है, यह भी एक क्लासिकल लोक क्रीड़ा हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी इसमें संलग्न होती है, क्योंकि इस खेल का जब आयोजन किया जाता है तो आसपास लोगों की काफी भीड़ होती है, एक मेले जैसी संरचना बन जाती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इससे संचालित होती है। इसमें देखेंगे हजारों लोग खाद्य का स्टॉल लगा लेंगे कुछ न कुछ सामान बेचने के लिए, जैसे मेले में अक्सर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे खेल हैं जो इस प्रकार के हैं, पशु केंद्रित हैं। उसमें बुलबुल फाइट है, घुड़दौड़ है, ऊंट दौड़ है, कॉक फाइट है अर्थात मुर्गे की लड़ाई। कहीं कहीं तो मुर्गे की लड़ाई को जुए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ये प्रतिबंधित है। मुर्गे के पैर में कुछ नुकीले धारदार हथियारों जैसी संरचना बांध दी जाती है और लड़ाई में छत विछत होते हैं, तो कुछ ये खेल प्रतिबंधित भी हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे खेल हैं जो कि पशु आधारित हैं। अब बात करते हैं वो कौन सा ऐसा विवाद है जिसकी वजह से ये सारे खेल न्यायपालिका के शरण में गए और वहां पर यह विवाद चला, तो क्या है उसकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं। वास्तव में जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसा मानना था एक समूह का। वो ये कहते थे कि जानवर आधारित ये जो खेल हैं उसमें जानवरों के जो राइट्स हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स की बात तो हम करते हैं लेकिन जानवरों के राइट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि इन खेल के माध्यम से कहीं ना कहीं क्रूरता देखने को मिलती है। और इसमें जानवरों का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, उनके नाक में नथ बांध दिया जाता है, उनको तेज गति से भगाने के लिए, कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए कोड़ों से मारा जाता है। कुछ अन्य ऐसे तरीके हैं जो पशुओं पर क्रूरता को इंगित करते हैं। इस लिहाज से यह माना गया कि कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है जो जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शा रहा है। साथ ही यह कहा गया कि मानवीय जीवन पर भी कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि 2010 से 14 के बीच में देखा गया
जल्लीकट्टू जैसे खेल में 17 लोगों की जान चली गई, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये कुछ तथ्य दिए गए और ये कहा गया कि इस क्रूरता को रोकने की आवश्यकता है। इसलिए कानूनी लड़ाई के लिए प्रयास, विशेष रूप से जल्लीकट्टू के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 1990 के दशक से ही शुरू हो जाता है और इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई जानी शुरू होती है। 2007 में थोड़ी सी आंशिक सफलता देखने को मिलती है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पेटा भी इस फील्ड में इनकी तरफ से, पशुओं की तरफ से इनके अधिकारों के लिए बीच में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। इस बात को लेकर मजबूती से अपनी बात रखी जाती है। 2011 में आंशिक सफलता भी देखने को मिलती है, जब जब बुल होते हैं, सांड होते हैं, उनके संदर्भ में एक आदेश दिया जाता है कि इनको विशेष सूची में शामिल कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि प्रशिक्षण और प्रदर्शनी में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनके इस्तेमाल को निषिद्ध कर दिया जाता है। ये प्रयास जो 90 के दशक से शुरू हुए, 2007 में आप देखें पेटा और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भी इसमें कूदते हैं और 11 में ये एक आंशिक सफलता दिखाई देती है जब बुल को की प्रदर्शनी को निषिद्ध किया जाता है। फिर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज वाद आता है 2014 में और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब इस वाद की सुनवाई होती है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और इस बात को मानते हुए कि पशुओं पर क्रूरता हो रही है, उसने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहां पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत यह कहा गया कि जो परंपराएं हैं और जो संस्कृति है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इन पशुओं के अधिकारों का संरक्षण है। इस लिहाज से इस क्रीड़ा पर, जल्लीकट्टू पर 2014 में तात्कालिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही केंद्र को यह सलाह भी दी गई कि पशुओं के अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उनकी गरिमा और सम्मान की रक्षा के विषय में भी सोचा जाए। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन 2016 में इसी बीच में पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी और उस अधिसूचना के तहत यह कहा गया कि जो भी इस प्रकार के पशु केंद्रित जो खेल होते हैं उसमें जिन पशुओं को प्रदर्शन किया जाना है उन जानवरों को प्रशिक्षित किया जाना जारी रखा जाए। अर्थात एक तरह से पर्यावरण मंत्रालय इस रोक के विरुद्ध जाते हुए आंशिक रूप से हरी झंडी दिखा रहा है कि इनको तैयार किया जाए। भाई जब उस पर रोक है तो इसको तैयार क्यों किया जाए। यहां से आगे बात आगे बढ़ती है 2017 में और यहां पर तमिलनाडु की सरकार जो है वो इस निर्णय के विरुद्ध जाती है एक तरह से और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम उसमें संशोधन करती है और संशोधित अधिनियम पारित कर देती है और उसके तहत वो अपने यहां अर्थात तमिलनाडु में यह फैसला देती है कि जल्लीकट्टू को मनाया जाना चाहिए। उसका आधार वो देती है अपनी सांस्कृतिक विरासत को। साथ ही एक तरह से देखा जाए तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अगेंस्ट जाते हुए तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाया। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और इनके बीच में गतिरोध होता है तो दूसरा पक्ष फिर से न्यायालय में जाता है और न्यायालय में जो 2 जजों की बेंच थी उसके द्वारा यहां पर इसकी सुनवाई की जाती है। दोनों पक्षों के माध्यम से अपनी अपनी दलील दोनों पक्ष देते हैं। वहां पर अब 2 जजों की बेंच ये बात कहती है कि इस पर अनुच्छेद 29(1) के व्याख्या की आवश्यकता है। यह कहते हुए वो 5 न्यायाधीशों वाली जो संविधान पीठ है उसको हस्तांतरित करती है यह मामला और यह मामला 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के बाद पास जब जाता है तो उसमें अनुच्छेद 29(1) की व्याख्या की बात की गई। अब अनुच्छेद 29(1) क्या है इस पर विचार कर ले तो अनुच्छेद 29(1) कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि के संरक्षण का अधिकार है और इसी के तहत जो संस्कृति वाला खंड है, इस संस्कृति वाले खंड से इन पारंपरिक खेलों को जोड़ा जाता है और यह माना जाता है कि ये सांस्कृतिक विरासत है। इस सांस्कृतिक विरासत या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार अनुच्छेद 29(1) देता है। इस लिहाज से यह मामला डिस्प्यूटेड होता है। हालांकि अब भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हालिया निर्णय की अगर बात करें तो तमिलनाडु ने सरकार ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको बरकरार रखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जल्लीकट्टू को फिलहाल मंजूरी मिली हुई है। इस लिहाज से जल्लीकट्टू या इससे रिलेटेड जितने पशु केंद्रित अन्य जो क्रीड़ाएं हैं वो जारी हैं
और यह कहा गया न्यायपालिका के द्वारा कि जल्लीकट्टू के विषय पर अंतिम निर्णय संसद लेगी, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब संसद के पाले में गेंद है कि वो किस आधार पर इस पर विचार करती है कि कंबाला, जल्लीकट्टू या बैलगाड़ी जो भी दौड़ है इस पर रोक लगाई जाए या इसको जारी रखा जाए। एक नजर डालते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पीसीए। 1960 में इसको अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत पशुओं के अधिकारों की बात होती है। इसमें कहा गया कि जानवरों पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा किसी प्रकार से न दी जाए, उसको रोकना इसका कार्य था। साथ ही पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना इसके अंतर्गत की गई और इसके तहत ही इसकी शक्तियों, कार्यों, इसके संविधान, कार्यकाल के प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों पर प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश भी स्थापित करता है और प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रशिक्षण को प्रतिबंधित करता है 1960 का अधिनियम। हालांकि तमिलनाडु सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत ये पशु केंद्रित क्रीड़ाएं फिर से जारी हैं। आगे देखिए क्या होता है, निर्णय किसके पक्ष में जाता है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। आइए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा प्रश्न है आपके सामने कि कंबाला दौड़ का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी कर्नाटका। उम्मीद है आप इसका जवाब सही देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।